अस्सलामुअलैकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सिर साहब, आज हम कुछ ऐसे इशू की बात करेंगे जिसका ताल्लुक ग्लोबल पॉलिटिक्स से है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल हमास जंग का थिएटर लगाया और इसमें इसराइल की पेशकदमी जारी है अमरीकी ताउन से, तो दूसरी तरफ रूस में एक चिंगारी भड़क उठी है और सारा आलमी मीडिया उस पर फोकस किए हुए है क्योंकि उसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। सबसे पहले तो इसमें एक कॉन्सर्ट जारी था और बहुत बड़ा हॉल था जिसकी फुटेज इस वक्त एक्स पर गर्दिश कर रही है और जहाँ फायरिंग होती है और ऐसा लगता है ये इंसिडेंट हम तो अपने मुल्क में देखते रहते हैं लेकिन शायद वहाँ के बासियों के लिए ये नया वाक़या हो। फिर उसके बाद वहाँ ग्रेनेड फेंके जाते हैं, आग लगती है, छत गिर जाती है, मलबे तले दब के। टोटल अभी तक जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बताई जा रही हैं 143 हो चुकी हैं। उसमें रशियन प्रेसिडेंट तो ये कह रहे हैं कि हमलावरों का ताल्लुक यूक्रेन से है। अच्छा, उसमें इस्लामिक स्टेट क्लेम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में कुछ वेबसाइट्स से नेगेट भी कर देती हैं कि ये क्रॉप्ड है, डॉक्टर्ड है, वेबसाइट जो भी क्लेम कर रही है। अमेरिका ने जो इसमें फौरी तौर पर अपना हिस्सा डाला वो ये था कि 8 मार्च को उन्होंने एक वार्निंग जारी की अपने शहरियों को कि वो रूस में ट्रैवल करते हुए थोड़ा एहतियात करें और इज्तनाब करें क्योंकि 48 घंटों के अंदर कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जो ख़तरनाक साबित होगा। उन्होंने ये सारी जो इंटेलिजेंस थी वो रशियन हुकाम के साथ भी शेयर की जिन्होंने इसे प्रोपेगेंडा इब्तदाई तौर पर करार दिया, लेकिन फिर ये वाक़या हो गया। अब अमरीकी किरदार को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन अमरीका का ये कहना है कि ये मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर IS खुरासान की कार्रवाई हो सकती है। हर कोई इस वाक़े पर नज़र जमाए हुए है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आप डिकोड करें, डायसेक्ट करें कि ये इंसिडेंट क्या एक और प्रॉक्सी वॉर को जन्म दे सकता है या ये वाक़या जो जिस तरह से बयान किया जा रहा है उसी तरह रहेगा। हाँ आयशा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद 9/11। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी एक बहुत बड़ा हमला था और उसके बाद फिर अमेरिका ने एक पॉलिसी इख्तियार की जी। और वो पॉलिसी में शुरू अफ़गानिस्तान से हुई और फिर वो इराक़ और सीरिया में चली गई, लीबिया में। बहुत डेवस्टेटिंग किस्म की फॉरेन पॉलिसी थी उस वक्त और उसको ट्रिगर करने वाला इवेंट जो था वो 9/11 था। अब ये उसी किस्म की, उसी पैमाने के पे ये एक सिविलियन टारगेट को सिविलियंस को टारगेट किया गया। तो जाहिर है स्पेकुलेशन यही है कि अब रूस क्या करेगा। रूस ने रिटेलिएशन करनी है तो रूस किसके ख़िलाफ़ रिटेलिएशन करेगा। इसलिए ये फ़ैसला करना ज़रूरी हो गया कि ये किसने किया और क्यों किया। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन 2 पॉइंट्स ने रेज़ कर दिए। एक अभी आपने जिसका हवाला दिया कि कुछ अरसा पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपने ट्रैवलर्स को, अमेरिकन को इन रशिया कुछ ट्रैवल एडवाइजरी भेजी थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आप मेहरबानी करके एहतियात करें। मगर ये ट्रैवल एडवाइजरीज आती रहती हैं, ये इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, मगर इससे कबल कुछ 6 माह पहले एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा था कि रूस को तैयार हो जाना चाहिए। जी। और विक्टोरिया नुलैंड ने कहा था, अंडर सेक्रेटरी हैं ये, और कि रूस को तैयार हो जाना चाहिए, बहुत सख्त किस्म के अटैक्स आने वाले हैं रूस के ऊपर और फिर रूस को समझ आएगी इस बात की। जी। तो एक तरफ अमेरिका ने एक वार्निंग भी दी है रूस को, दूसरी तरफ ये जो है कि जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो रूस को भी बताया कि हमारा ख्याल है कुछ होने वाला है आपके यहाँ, जिससे फिर एक कन्फ्यूजन ये आती है कि क्या अगर अमेरिका इसके पीछे होता तो पहले तो ये है कि वो इस किस्म की डायरेक्ट वार्निंग ना देता। जब इस किस्म के CIA ने काम करने हों तो पहले एडवांस वार्निंग नहीं दी जाती और इस किस्म की धमकी नहीं दी जाती क्योंकि फिर ये लोग ऑटोमेटिकली 1+1 2 ऐड कर लेते हैं कि जी अमेरिका ने तो धमकी दी थी और अब कर दिया। तो इसलिए एक तो ये जो थ्योरी है कि इसके पीछे अमेरिका है उसको ये नेगेट करता है। अच्छा। दूसरा ये कि अगर ये ट्रैवल एडवाइजरी दी थी, आप कह रही हैं मार्च के पहले हफ्ते में, जी 8 मार्च को, तो फिर ये तो रूस वालों को भी बताया था। ये तो सिर्फ नहीं कि अपने लोगों को बताया था, सारी दुनिया को बताया था कि उनकी इंटेलिजेंस ने कुछ चैटर पिकअप किया जिससे उन्होंने ये एडवाइजरी दी है। तो पहली तो ये कन्फ्यूजन कि क्या इसके पीछे अमेरिका है या नहीं है, इसको दूर किया जाए।
ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गई वो 2 पॉइंट्स जिसमें अमेरिका को आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ एक और भी इशू है। वो इशू ये है कि अमेरिका और रूस के तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ने और मदाखलत की और यहाँ हमें उकसाया इस एरिया में, तो हम ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। जी, देखिए, ये न्यूक्लियर वॉर की पहली दफ़ा ये बात तैयार है तीसरी आलमी जंग के लिए, और इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो समझता है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस थिएटर ये और भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो वार्निंग दे रहा है। और ये इस किस्म की संजीदा वार्निंग जो है ना, सीरियस वार्निंग, अभी तक किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की थी। तो ये इसका मतलब है रशिया डेफिनेटली थिंक्स कि अमेरिका इज़ केपेबल ऑफ ट्रबल, मोर ट्रबल। अब कुछ ट्रबल तो ओवर द काउंटर है, सारे हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ ये फिर बिहाइंड द सीन्स भी चीज़ें चलती हैं। सो मैं समझता हूँ दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है रूस को डिस्टेबलाइज करने का, यूक्रेन को जिताने का, और मेरा ख्याल है एवरीबडी इज़ शॉक्ड इन अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट के, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, लैंडस्लाइड। हाँ, लैंडस्लाइड। उनका ये ख्याल था कि इस वॉर की वजह से प्रेसिडेंट पुतिन माइट बी अनपॉपुलर बिकॉज डेड बॉडीज आ रही हैं, तो उस अनपॉपुलैरिटी से दे मे हैव बीन वेटिंग कि ये देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर अगर ये कमज़ोर होता है तो और धक्का देंगे, मगर वो तो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के एक तरफ ये इश्यूज़ हैं, दूसरी तरफ दूसरे इश्यूज़ हैं। हाँ, सो अमेरिका कहीं ना कहीं तो इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वी कांट से, मगर अगर नहीं इन्वॉल्व तो और एविडेंस, अगर कोई काउंटर एविडेंस आती है तो वो देखनी पड़ेगी। फिर रूस ने तो जो ऐलान किया है वो तो ये ऐलान किया है कि ये लोग यूक्रेन से यूक्रेनियंस हैं, यही कहा है ना कि जिन लोगों को पकड़ा है और थोड़ी सी तफ्तीश की है उसमें यूक्रेनियंस का उनको हाथ नज़र आता है। तो रूस ने तो पहले दिन ही कह दिया कि ये यूक्रेन वाले हैं, वहाँ से ये लोग आए हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो और अब मैं समझता हूँ इस इल्ज़ाम के बाद एक सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगा प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, कि अगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये यूक्रेन से आए हैं और ये अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर इनको भी कोई 9-11 टाइप काउंटर करना पड़ेगा, जो कि इस थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर सकता है। राइट। तो या तो ये कहते हैं कि ये यूक्रेनियंस नहीं है, तो फिर उनको रिस्पांस करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक। अब अगर कह रहे हैं कि जी यूक्रेन से आए और अमेरिका इन्वॉल्व है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उड़ जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि ये तालिबान आ रहे हैं उधर से और हम चुप करके बैठे रहें, तो फिर लोग कहते हैं जी वड़ गए हो तो वी हैव टू अटैक। इसी तरीके से इंडिया यहाँ आता है, 2 जहाज़ फेंकता है, तो हम चुप करके बैठ जाएं, तो पीपल विल से कि न्यूक्लियर पावर को क्या हो गया, तो वी हैव टू अटैक, काउंटर। इसी तरीके से ईरान के साथ भी यही हुआ। तो जिसके ऊपर इस किस्म का हमला होता है उसको फिर काउंटर करना पड़ता नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी पावर्स भी हैं, जैसे हम अमेरिका, हिलरी क्लिंटन का भी एक बयान था कि हम रीज़न पैदा कर देते हैं अटैक की। अब वो बताया कि जब एतराफ़ात होते हैं इनके मीटिंग्स के अंदर, तो जैसे कि जब हमें अमेरिका ने कोई जगह, किसी जगह पर कोई टारगेट सेट किया होता है तो वो क्रिएट कर देते हैं रीज़न। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि अमेरिका चाहता था इस खत्ते में आए और रहे, फिर 9/11 हुआ और फिर अमेरिका को ये मौका मिल गया। आपको लगता है कि ऐसे किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ज़रूरत रशिया को भी थी कि यूक्रेन पे वो अपना हाथ मजबूती से धर सके? क्योंकि इस तरह से पहले तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ जारी है ना, अब यूक्रेन से अगर आए हैं तो बहाना मिल गया यूक्रेन को कि फुल फ्लेज, रशिया को कि फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाए और यूक्रेन में अपने मकासद को मज़ीद वसी करे। आप नहीं समझते कि ऐसा कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल है इतना बड़ा अटैक फॉल्स फ्लैग नहीं हो सकता। यही वही उसी किस्म की थ्योरी है जो थ्योरी है कि जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अमेरिका ने करवाया था, फॉल्स फ्लैग था वो भी, और ताकि इनको मौका मिल जाए टू एंटर अफगानिस्तान और इराक। इनफैक्ट वो इराक और में तो इंटरवेंशन करने वाले थे सद्दाम हुसैन के खिलाफ, जबकि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ। तो फिर उसको रोक के तो पहले ये अफगानिस्तान में गए और जल्दी से बॉम्बिंग करके फिर निकले वहाँ से। तो वो थ्योरी अपनी जगह पे आज तक प्रूव नहीं हुई, और ये भी थ्योरी कभी प्रूव नहीं हो सकेगी कि ये भी फॉल्स फ्लैग है, बिकॉज रूस बहुत हैविली इन्वॉल्व है यूक्रेन में अब, और वहाँ वो जीत भी रहा है। तो इसलिए उन्हें इस किस्म की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी इतने बड़े पैमाने के ऊपर। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। ऑन द अदर हैंड
वेस्टर्न रिस्पांस जो है टू सपोर्टिंग यूक्रेन वो कमज़ोर होता जा रहा है, स्पेशली यूरोप का। अमेरिका बड़ा परेशान है कि यूरोपियंस जो हैं वो फुल फ्लैश नेटो में नहीं जाना चाहते, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, नहीं इन्वेस्ट कर रहे। और अमेरिका को परेशानी है और यूरोपियंस जो हैं वो कुछ थकते जा रहे हैं बिकॉज उनको इकोनॉमिकली उनको बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है ऑयल एंड गैस वगैरह वगैरह का, बिकॉज अब वो बंद किया हुआ है, सैंक्शंस लगाए हुए हैं रूस के ऊपर। तो सो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूर ज़ाहिर है ऑब्वियसली इससे कंस्पिरेसी थ्योरीज निकलेंगी। अब कोई कहेंगे जी अमेरिका ने ये करवाया है प्रॉक्सीज के ज़रिए, कोई कहेगा कि नहीं ये रूस ने कराया, जैसे आप कह रही हैं फॉल्स फ्लैग कराया। मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉल्स फ्लैग है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि ये अमेरिका ने डायरेक्टली करवाया है। मगर अब आप आइए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मुराद है। डायरेक्टली इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग्स दे दी थी कि हमारी इंटेलिजेंस कुछ रिपोर्ट्स पिकअप कर रही है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर नाइदर अमेरिका और रशिया आर इन्वॉल्व तो फिर हु इज़ इन्वॉल्व। तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये ISK ने किया है। ISK क्या है? इस्लामिक स्टेट खुरासान। इस्लामिक स्टेट खुरासान एक स्प्लिंटर ग्रुप है फ्रॉम इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट वो है जो कि सीरिया और इराक में 2014-15 में एक फोर्स क्रिएट की गई या क्रिएट हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये फोर्स क्रिएट की गई थी बाय द अमेरिकन्स। जैसे अमेरिकनों ने एक ज़माने में मुजाहिदीन को बनाया था अगेंस्ट रशिया। जी बिल्कुल, याद है 80 की अलकायदा। और अलकायदा जो है वो भी शुरू में अलकायदा जो थी वो उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स थी इसके साथ, बट बाद में कुछ हमारे यहाँ भी ऐसे है ना, हमने भी तो बड़े मुजाहिदीन बनाए, बड़े गुरिल्ला बनाए, तालिबान को सपोर्ट किया और फिर वो हमारे गले पड़ जाते हैं। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ करती हैं, ग्रुप्स को बनाती हैं, उनको थोड़ी सी पैसे वैसे देती हैं, आर्म्स देते हैं कि या के वहाँ ये करो ये करो ये करो। वो करते ज़रूर हैं मगर बाद में इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो ये एक तारीख का हिस्सा है। तो यहाँ तक तो बात मैंने आपको बताई क्या है। अब आइए कि किसने किया और क्यों किया। अगर दाइश ने किया तो क्यों किया। हाँ, अब बात यह है कि दाइश है क्या और दाइश कर क्या रही है। जो बातें हमें पता है, हमें ये पता है कि 2014-15 में दाइश बनी और 2016 तक जब अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया तो अमेरिका ने फिर इनकरेज किया कि IS के जो फाइटर्स थे कि उनकी अब ज़रूरत नहीं रही थी कि, और अमेरिका भी विड्रॉ कर रहा था वहाँ से। तो उन्होंने ये कहा कि IS वालों को कहा कि निकले यहाँ से, क्योंकि अब इराक की गवर्नमेंट बनानी थी, सब कुछ करना था, तो इनको माइनस करना था। तो जैसे हमने कश्मीरी मुजाहिदीन बनाए फिर माइनस भी करने पड़ गए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, पता ना आपको। तो इसी तरीके के साथ वहाँ फिर IS के जो फाइटर्स थे उनको रिलोकेट किया गया। उनको इनकरेज किया गया कि आप निकले यहाँ से, इराक से और सीरिया से निकले आप। और उनमें से बहुत से लोग उठ के निकले वहाँ से और वो कहाँ गए? वो एक अफ़गानिस्तान आए और एक अफ्रीका चले गए। तो अब IS खुरासान वो अफ़गानिस्तान में है और इनके 2 थिएटर्स। अच्छा, एक थिएटर इधर का है जिसका ताल्लुक इस एरिया इस रीजन से है, और एक उधर है। अब इस रीजन में क्यों आके वो बैठे? क्या उनको यहाँ आके बैठने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ बैठने की ये भी ज़रूरत थी कि एक तो ईरान इस्लामिक, अफ़गानिस्तान इस्लामिक, पाकिस्तान इस्लामिक, तो उनका तो अपना एक स्पेशल इस्लामिक एजेंडा है इन सब इस्लामिक ममालिक के ख़िलाफ़, क्योंकि वो तो कुछ और चाहते हैं ना। वो तो पूरी बड़ी स्टेट इस्लामिक एमिरेट बनाना चाह रहे हैं और वो तालिबान के ख़िलाफ़ भी हैं जी। वो समझते हैं कि तालिबान सॉफ्ट हो गए हैं, वो आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान इनके हाथ में होना चाहिए। सो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इस ISK जो है इस वक्त अफ़गान तालिबान जो हैं वो बड़े परेशान हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने हार्ड लाइन ना ली अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़ या किसी, तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी अफ़गानिस्तान में। बिकॉज जो फाइटर्स हैं, जो TTA के जो फाइटर्स हैं, अब वो फाइटिंग बंद हो गई है ना। उनको तो एक ही चीज़ आती थी, फाइटिंग। अब वो हुक्मरानी करनी पड़ रही है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, रिकग्निशन नहीं हो रही, वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनमें से कुछ लोग TTP की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग ISK की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और ये जेन्युइनली ISK हैज़ बिकम अ थ्रेट टू TTA। राइट। अब ISK ने 2-3 चीज़ें की।
एक तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ टारगेट्स को अटैक किया, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने ग्वादर में भी किया और उधर काराकोरम हाईवे है उसके इर्द गिर्द भी किया है, 2-3 अटैक्स हुए, बिल्कुल वो जिम्मेदारी कबूल की फिर बाकायदा थी उन्होंने। तो चाइना के ख़िलाफ़ क्या प्रॉब्लम है उनका? चाइना के ख़िलाफ़ भी वही प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है। एक तो चाइना उइगर्स, वहाँ मुसलमानों के ऊपर जो उइगर मुस्लिम्स, उनके हवाले से रिपोर्ट्स आती रहती हैं और उस पे उन्हें दूसरा उनका ये है कि चाइना और रशिया का जो एक्सेस है जी, ये एंटी इस्लाम है। ये भी उनका एक ऑफिशियली कहते हैं ये कि चाइना रशिया ये एक एक्सेस है, ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि चाइना ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ हो रहा है। और रशिया में तो आपको पता ही है कि चेचनिया वालों ने भी बहुत बड़ी, वो भी मुसलमान, उन्होंने भी वहाँ अटैक्स किए हैं, अभी ख़त्म हुआ है वो चेचनिया वाला। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनका ये एजेंडा है। और इन्होंने काबुल में 2022 में रशियन काबुल में तो उन्होंने हाँ बिल्कुल एम्बेसी के ऊपर अटैक किया, एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकनों के खिलाफ अटैक किया, मगर वो अफगानिस्तान के अंदर था, बाहर नहीं निकले थे। ये एक पहला, और पाकिस्तान भी वो अंदर ही समझते हैं, रीजन ये है ना, मगर ये पहली दफ़ा रूस तक पहुँचे। इससे पहले चेचन्स पहुँचे थे, मगर वो तो करीब ही थे, मगर ये अब अफ़गानिस्तान से उठ के अगर इन्होंने किया तो अफ़गानिस्तान से उठ के रूस पहुँचे। अच्छा, अब यहाँ रुक जाइए एक सेकंड के लिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कोई 1 साल हो गया है, मैंने एक इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड किया था। अच्छा। ऑन ISK, TTP, TTA, पाकिस्तान एंड सो ऑन। अच्छा। वो इंटरनेशनल सेमिनार के अंदर एक डिफेंस एक्सपर्ट रूस की भी थी। अच्छा। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि इस फोरम पे आप भी आए हुए हैं, इसका मतलब है आपका भी इंटरेस्ट है इस एरिया के अंदर, तो आप बताएंगी आपका अब क्या इंटरेस्ट रह गया है अफगानिस्तान के अंदर? ज़ाहिर मार खा के गए हैं, तो आप इस सेमिनार में क्या क्यों? तो चले गए आप तो यहाँ से। अब अगर कोई किसी का इंटरेस्ट है तो अमेरिकन है जो आए हुए हैं यहाँ, तो आप भी आए हुए हैं। तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बयान किया जो मैं कभी नहीं भूला, और मैंने एक प्रोग्राम के अंदर नया दौर पे भी इसकी थोड़ा सा हवाला देकर डिस्कशन की थी। अच्छा। उस वक्त। अच्छा। वो कहती हैं कि देखें ये जो ISK इधर आ गया ना, हम समझते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म थ्रेट है ISK से। अच्छा। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगी मैं आपको ये ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगी, मैं सिर्फ ये आपसे कहूँगी कि हम बड़ी कड़ी नज़र से देख रहे हैं ISK को, कि इसकी डेवलपमेंट यहाँ क्या हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम पूरी प्लानिंग के तहत अगर यहाँ कोई इस किस्म की चीज़ हमारे ख़िलाफ़ डेवलप जब देखी हुई तो हम इंटरवेंशन करेंगे। ओके। अब मैं नहीं बताना चाहती शी सेड कि इंटरवेंशन किस किस्म की होगी, मगर मेरा सा आप समझ ही जाएँ, ज़ाहिर है कि हमें अपने वहाँ फुटप्रिंट क्रिएट करना पड़ेगा। इशारा ऐसा कि हम इंटेलिजेंस हम भी इन्फिल्ट्रेट करेंगे वहाँ। तो 1 साल पहले वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है रूस के ख़िलाफ़। अच्छा। ISK। अच्छा। अफगानिस्तान। ओके। एंड सो आई वाज, माय अलार्म बेल्स वेंट अप। मैंने कहा माय गॉड, ये, और ऊपर से ये खबर थी कि ये इन लोगों ने, अमेरिकनों ने भेजा है इनको फ्रॉम इराक एंड सीरिया कि आप जाएं और रीलोकेट करें अफगानिस्तान में। तो ये ना हो कि ये अमेरिकन फंडिंग भी इनको को मिल रही हो, जिसकी वजह से ये अब रूस जो है इधर भी देख रहा है ये गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब उसके बाद मैंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुना। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त इलेक्शन की कैंपेन में थे, तो उन्होंने हिलरी क्लिंटन और प्रेसिडेंट ओबामा को उन पे इल्ज़ाम लगाया फॉर द क्रिएशन ऑफ ISK। IS उन्होंने कहा कि IS जो ओरिजिनल पेरेंट बॉडी है ना, जो वालिद साहब हैं या मदर फादर हैं जो ISK के, तो उन्होंने कहा जी ये हमने, अमेरिका ने अंडर द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये ग्रुप इराक सीरिया में बनाया था कि हम उनकी जो गवर्नमेंट सी बशार अल असद की, उसके खिलाफ हमने ये, और ये बात IS भी नहीं भूली। तो उन्होंने डायरेक्टली इल्ज़ाम अपनी हुकूमत पे लगा दिया था जी। और हिलरी क्लिंटन को कहा था यू आर अ क्रिमिनल, और ओबामा को कहा था तुमने ये किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो एक तरफ से तो खुद अमेरिका के अंदर ये तस्लीम करते हैं लोग कि ये IS जो हमारा काम है, हमारा बच्चा। आज की जो खबरें हैं वो ये है कि IS और ISK आपस में टच में हैं। कुछ फंडिंग ISK को IS से मिलती है। IS ख़त्म नहीं हुआ, उसके ऑपरेशंस जो हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर हो गए। अभी हाल ही में एक कॉन्सर्ट हॉल ब्रसल्स में, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स,
जो कि यूनियन का भी कैपिटल है लक्समबर्ग, ब्रसल्स में, वहाँ एक कॉन्सर्ट हॉल पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यहाँ आईएस की अटैक होने वाली है। अच्छा। और फिर उसको वकेट किया गया और रोका गया। अटैक नहीं हुई, मगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कॉन्सर्ट हॉल के ऊपर आईएस अटैक करने वाला है, क्योंकि आईएस का थिएटर वो है। तो अगर ISK ने यहाँ उस किस्म की कोई चीज़ की है तो फुटप्रिंट्स जो है वो IS और ISK के होंगे। तो इस किस्म की बातें अभी चल रही हैं। अच्छा, आपको पता है कि जिस कॉन्सर्ट हॉल में अटैक किया गया यहाँ मॉस्को में, वहाँ सोवियत यूनियन दौर के एक रॉक बैंड ने परफॉर्म करना था, उस दौर के। सो द थिंग्स आर कनेक्टेड। उस दौर के, या उस दौर के एक रॉक बैंड ने परफॉर्म करना था जहाँ पर ये अटैक हुआ। तो जो भी आपने बुनत की है इस वक्त सारी टाइमलाइन शेयर करके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक मैटर डेवलप हो चुका है। समझने के लिए शायद वक्त चाहिए होगा मजीद के रिएक्ट क्या चाइना और रशिया। हाँ, कि अभी तक तो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं। कौन कहता है, कोई कहता है ISK है, कोई ISK ने क्लेम भी किया, नहीं भी किया, बस चीज़ें चल रही हैं। डज दैट मैटर कि वो जो हुलिया है वो ISK के लोगों से मिलना चाहिए? नहीं, हुलिया को नहीं, तो जो आप चाहे बना लें। मगर ये जो रूस ने फ़ौरन इतला कर दिया ना, ऐलान कर दिया कि हमने बॉर्डर पे पकड़ लिए हैं कुछ लोग, उसके बाद हमने कोई ज़रूरी छापे मारे जी, 11 टोटल, जिनमें 4 वो हैं दहशतगर्द, और वो कह रहे हैं ये यूक्रेन से आए और ये जा रहे थे, उधर ही वापस जा रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी की है उन्होंने। अच्छा। क्योंकि अगर उन्होंने यही बयानिया चलाना है तो फिर इस बयानिया के बाद कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में हो रही है उसको फिर ऊपर और करना पड़ेगा, और सख्ती के साथ रूस ने को अटैक करनी पड़ेगी। और ये फिर अगर ऐसी बात है तो फिर रूस में कुछ लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हमें पता है यूक्रेन से नहीं आए, हमें पता है ये ISK ही है, मगर ये इस वक्त ISK को आइडेंटिफाई करने से हमें मिलता कुछ नहीं। क्या है, ISK आई है अफगानिस्तान से, वो तो पहले चेचन्स भी आते रहे। तो अमेरिका को कैसे और यूक्रेन को इसको टर्न अराउंड किया जाए, कैसे किया जाए, टर्न अराउंड करके इसको अपना फ़ायदे में अब कुछ किया। हाँ, तो उन्होंने अब ये जो किया है, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का मतलब है CIA एंड अमेरिका, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अब फिर इसका ये मतलब है कि वो फिर एक्शन लेंगे। अच्छा, अपनी आवाम को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम तकड़े हैं और अभी मैं नया इलेक्ट हुआ हूँ। तो द रशियंस विल नाउ प्रोबेबली इंक्रीज the tempo of conflict in Ukraine. So what about the escalation from the other side, if France and NATO? And therefore, America will be compelled to push NATO to forcefully react also. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन में है इसकी वजह से और शार्प ना हो जाए। अगर ज़्यादा शार्प हो गई तो फिर वो जो पुतिन भाई ने जो बात कही है कि ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, तो ये अब मैं समझता हूँ एक बड़ी डेंजरस एरिया में ये जा रहा है ये मामला। और अगर तो पुतिन इसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाता यूक्रेन के ऊपर और इशारा ना करता यहाँ, तो शायद ये वहाँ तक बात ना आ जाती। मगर अब ये बात वहाँ जाने का इम्कान बढ़ गया है। अब देखना ये है कि रशिया वाले जो हैं इवेंचुअली क्या उनका बयानिया बनता है, कौन थे ये लोग, कहाँ से ये आए थे। अगर तो ये तस्लीम करते हैं कि ये ISK है तो फिर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं होगी, वो अपने तरीके से चलेगी जैसे चल रही है। मगर अगर ये रूस वाले इंसिस्ट करते हैं कि ये अमेरिका और CIA है, देन दे विल रिएक्ट, एंड व्हेन दे रिएक्ट हैवीली then NATO will be obliged to counter, right, and then the conflict can increase. So Russian reaction इस वक्त देखने की ज़रूरत है कि वो क्या आता है फौरी तौर पर। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मकामी पॉलिटिक्स की भी कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, ये तो एक बहुत बड़ी बहस है। लेकिन इससे राना सनाउल्लाह साहब ने थोड़ा समेट दिया। उनकी स्टेटमेंट ये बता रही है कि एक ही वजूद है जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब है, और वो है इमरान खान साहब का वजूद। मीनवाइल उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब का वजूद, जी इमरान खान का वजूद सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़मानत है, या वो निशानी कहना चाहते थे, बेसिकली ज़मानत का लफ्ज़ उन्होंने कह दिया कि ये अलामत है उसकी। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमसे पहले PTI से इत्तेहाद करना चाहती थी, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ किसी का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यानी पहले उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी कि उनका वजूद है, और फिर वो कह रहे हैं कि वो किसी का वजूद नहीं मान रहे। तो असल में किसका वजूद है प्रॉब्लम सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की? एक्चुअली वजूद तो मसला तो खान साहब का है ना, क्योंकि खान साहब ही हैं जो कि कहते हैं इन सबको वाइप आउट कर दो। ये लोग तो, इन्होंने, किसी ने एक दूसरे के खिलाफ ये कभी नहीं कहा था, पीपल्स पार्टी ने या इनने,
कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। लड़ते झगड़ते थे, समंदर में फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चलता है, या घसीटेंगे। हाँ घसीटेंगे। ये तो नहीं कहा कि जी इसका वजूद ही ख़त्म कर जी। तो खान साहब तो जो उनका जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा था बाजवा साहब के साथ, तो यही था ना कि मैं इनको फारग करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो इनको बचाते रहते हैं। वो कह रहे थे आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला क्या है, तो वो मईशत समझ रहे थे बाजवा साहब, वो कह रहे थे ऑपोजिशन। वो एक्चुअली वन पार्टी स्टेट बनाना चाह रहे हैं। तो दो बातें हुई ना, एक तो वो कहते हैं जब तक ये हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम है, दूसरा ये कहते हैं कि जब तक ये बैठेंगे नहीं हमारे साथ तो प्रॉब्लम रहेगी। तो वो खैर दूसरी वाली बात तो पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, जिसके ऊपर तो खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि मैंने नहीं बैठना इनके साथ, ठीक है ना। अब तो ये भी कहते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना, फिर दूसरे दिन कहते हैं मैं तैयार हूँ, बात तो करें। तो खैर अब ये जो है ना, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग इससे ज़रूर होगी कि राणा साहब बेसिकली क्या कह रहे हैं। और फिर इन्होंने ये भी इस किस्म की कोई बात की है कि जी 6 माह के अंदर अंदर कुछ पता चल जाएगा या इधर 6 माह साल तक इनके हवाले से फैसले हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं 6 माह तक बाहर आ जाऊंगा जेल से। तो ये दोनों की टाइमलाइन में इतना बड़ा फर्क। हाँ जी, वो 6 माह तक कह रहे हैं ये हुकूमत भी चली जाएगी 6 माह तक और मैं भी बाहर आ जाऊंगा, और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 6 माह साल तक। तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई फैसले तो करने पड़ेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट को। वो फैसले तो उनके हाथ में है, खान साहब के हाथ में तो नहीं है, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो बैठे रहेंगे। तो असल में मसला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट पहले बहुत आसानी से फैसले कर लिया करती थी माजी के सियासतदानों के हवाले से। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि ना सियासतदानों को समझ आ रहा है ना इस्टेब्लिशमेंट को कि फ़ैसला किसके हवाले से क्या करना चाहिए। तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और बिल्कुल सही तुमने बड़ी तज्जिया किया है। बस अब मेरी छुट्टी होने वाली है। नहीं सही था, हम तुमसे तज्जिया लेना शुरू नहीं, ये शुआओं का असर है, मैं आपकी वजह से सीख गई हूँ। नहीं, बाय द वे दिस इज़ वेरी ट्रू कि खुद नहीं पता इनको हाउ टू डील विद दिस इशू। इनको वही पता है कि पिटाई करो, वो कहते हैं हमने एहतजाज करना है, टंगा तोड़ दो, जेल पा दो, यही है ना। अभी तक तो यही होता रहा, और मेरा ख्याल है यही वो अनाउंस कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही होगा। इसीलिए इंटीरियर में ले गए ना मोहसिन नकवी साहब को। तो अब और उधर से पीटीआई वाले कह रहे हैं हमने सबसे पहला जलसा ही जो है वो हम एहतजाजी जलसा जो है वो हम इस्लामाबाद में करना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद में ऐसे ही है 20 मार्च को। हाँ, तो एक नई मुहिम चलाना चाह रहे हैं। तो टेस्टिंग 1 2 3 तो होने जा रहा है ना अब। होने जा रहा है, और पंजाब के अंदर भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ भी तैयारी की जा रही है कि अगर यहाँ भी फिर निकलते हैं ये तो वही किया जाए जो मोहसिन नकवी साहब के ज़माने में होता था। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए डॉक्टर साहब को भी मेरा ख्याल है कोई जी आज वो अवार्ड भी मिल गया। बिल्कुल सदारती अवार्ड आज मिला है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को। हाँ, खिदमात के एतराज़ सर्विसेज रेंडर्ड। सो मतलब है कि मेरा ख्याल है कि इशारे तो क्लियर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, और जो 2 गवर्नमेंट्स हैं पंजाब में और इस्लामाबाद में, इनका रवैया क्या होगा टुवर्ड्स पीटीआई। अभी तो यही है कि तोड़ी ऐसी तैसी, ठीक। और अभी तक ये तोड़ी ऐसी तैसी जो है ना, इट हैज़ नॉट फेल्ड। वो सिर्फ इलेक्शन में फेल होगी, मगर वो तो फिर लोगों ने निकलना ही था, चुप करके जाके वोट डालना था। मगर जहाँ जहाँ इन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की है आउटसाइड केपी, तो वो इट हैज़न्ट बीन सक्सेसफुल, और यहाँ लोग डर गए हैं। और लेकिन केपी में इससे पहले, माजरत आपकी बात काटने के लिए, इससे पहले केपी में जब भी एहतजाज हुआ तो केयर टेकर सेटअप था। अब तो वहाँ पर गंडापुर साहब की हुकूमत है ना, और जब ये एहतजाज शुरू करेंगे, 3 बार एहतजाज की कॉल पहले दी तो कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अब की बार कोर कमेटी के इजलास में बड़े एहतजाज की फैसला किया गया है। आपके ख्याल में ये अब की बार इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे केपी की हद तक? केपी में तो हमेशा इम्पैक्ट हुआ है ना। अगर ये गवर्नमेंट की केयर टेकर्स की भी थी तो अब केपी के अंदर तो सारा वक्त मिलिटेंसी चल रही है, और वहाँ तो वो भी नहीं इनको कंट्रोल कर सकेंगे। तो अब तो खैर ये पूरा फुल फ्लैश शो करेंगे, एक प्रोविंशियल लेवल पे ये शो करेंगे, और इनको करनी भी चाहिए अगर ये इम्प्रेस करना चाहते हैं। अच्छा। कम से कम ये तो पता चले कि केपी इनके पास है, और अगर केपी में इनकी शो ठीक नहीं होती तो फिर आप समझिएगा ये फ्लॉप है। तो लोग तो उधर देख रहे होंगे कि वो कितना बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। मज़ा है ना कि वहाँ 5 लाख बंदा निकले, और ड्रोन्स चल रही हैं, और देखे सारा शहर बंद है, और हर गली कूचे में लोग बाहर निकले हुए हैं, और इतना बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है। दैट वुड बी इम्प्रेसिव। ओके। और उसके बाद जाहिर है द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेस इज़ नॉट कराची, इट इज़ ओवर हियर इन पंजाब। अच्छा। लाहौर शहर के अंदर। अच्छा। अगर लाहौर शहर के अंदर ये 50,000 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, और तो इट विल बी अ बिग शो। और इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में तो जाहिर है, इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के लोग जो हैं उस हद तक बाहर नहीं निकलेंगे जिस हद तक से केपी में निकलेंगे, या शायद इवन
यहाँ निकल आए। वहाँ बड़ी जेंट्री किस्म की जेंट्रीफाइड क्लास है और ब्यूरोक्रेट्स और जजेस और इस किस्म के लोग ज़्यादा हैं वहाँ, फैमिलीज़ हैं, फौजी फैमिलीज़ ऑल्सो। ठीक, मेरा ख्याल है कि वहाँ थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा, फिर इनको लाने पड़ेंगे लोग केपी से। और ये हमेशा इस्लामाबाद में जब ये कुछ करने जाते हैं तो वहाँ 8-10 हज़ार लोग से ज़्यादा नहीं लोकल मिलते इनको, ये फिर इस पेशावर से लोग लेके आते हैं और केपी से लोग लेके आते हैं। और जब ये ठीक ठाक लोग ले आते हैं तो मसला बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जब ये ठीक ठाक लोग नहीं ला सकते, 1000-2000 ही लाते हैं, तो फिर मसला मतलब डील कर लेती है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि केपी में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है अंडर गंडापुर साहब कि इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा लेवरेज देने पे मजबूर हो जाए इमरान खान साहब को और बातचीत के लिए दरवाजे मजीद खुलें। हम अगर नहीं आशा, वो तो हम हर प्रोग्राम में ये बात होती है, मैं कहता हूँ दरवाजे खुले हैं, मगर बात आगे नहीं बढ़ रही। दरवाजे खुले हैं, बात आगे नहीं बढ़ रही, बिकॉज जाहिर है बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज हैं ना। खान साहब तो कहते हैं मुझे अभी निकालो, केसेस ख़त्म करो और एक नई इलेक्शन कराओ, इसी किस्म की बात करते हैं ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो मैक्सिमम एजेंडा से शुरू करते हैं और ज़्यादा कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। और वजह उसकी यही है कि वो समझते हैं कि अवाम मेरे साथ है, जब तक मेरे साथ है आई कांट लूज़। तो ये 1 साल रह गया, 1 साल और के बाद जबकि नया इशू बनेगा एक्सटेंशंस का और ये, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक, तो वो तो इस किस्म की उम्मीद लगा के रखे हुए हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब एहतजाज करने जा रहे हैं, इट विल डिपेंड कि ये कितना बड़ा एहतजाज कर सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद में इनको इजाज़त नहीं मिलेगी, और अगर ये वायलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर कहाँ पे टांगेंगी। वो दैट्स द पॉलिसी, वो तो एस्टैब्लिश पॉलिसी हो गई है। चलें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज आगे मुंतज़र है। केपी के हद तक आसानी होगी, लेकिन लाहौर या इस्लामाबाद में इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज करना कि वो सबको चौंका दे, मुश्किल होगा। कीपिंग इन माइंड के पंजाब में हुकूमत किसकी है और हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला कौन हैं और माजी उनका कैसा रहा है खुद जब वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। जहाने फ़ानी की ख़बरें तो चलती रहती हैं, हैपनिंग्स भी होती रहती हैं, लेकिन ऐसे में कोई ऐसी शख्सियत जिन्हें क्रिकेट डिप्लोमेसी का माहिर समझा जाता हो, शहरियार खान साहब सफारतकार भी रहे हैं, उनके इंतकाल की खबर आती है तो दिल अफसुर्दा हो जाता है। उनकी जो खिदमात रही हैं सेठी साहब, आप यकीनन उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे, कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहरियार साहब वफ़ात पा गए हैं, ही वाज 89 ईयर्स ओल्ड। ये पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, फिर यूनाइटेड नेशंस में भी इन्होंने खिदमात की हैं जी। स्पेशल एनवॉय ऑफ द सेक्रेटरी जनरल टू रवांडा, किताब भी लिखी उसके ऊपर। वहाँ बहुत एक इंटरनल टेररिज्म हो रही थी एंड ही वाज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर। एंड उसके अलावा 3-4 किताबें लिखी है, क्रिकेट के ऊपर भी किताब लिखी है। क्रिकेट में भी 2 दफ़ा चेयरमैन रहे हैं PCB के, 2003 से 2006 और फिर उसके बाद 2014 से 2017 तक। क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, इंटेलेक्चुअल थे, डिप्लोमेट थे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, उससे पहले टॉप मुल्कों में एम्बेसडर भी रहे हैं। और बैकग्राउंड ये है कि भोपाल से इनका ताल्लुक़ है, जो प्रिंसली स्टेट थी इंडिया में, एंड ही वाज फ्रॉम द रूलिंग फैमिली। पटौदी ख़ानदान से वो सारा मिले हुए हैं सेम। एंड ही वाज नोन एज द प्रिंस ऑफ, और इनकी जो वालदा थी शी वाज द प्रिंसेस ऑफ भोपाल। उनकी वालदा के ऊपर भी इन्होंने एक किताब लिखी है, और शी वाज एन इनक्रेडिबल वुमन, टाइगर हंटिंग करती थी एंड सो ऑन। एंड तो बड़ी इलस्ट्रियस भोपाली फैमिली, केम टू पाकिस्तान एंड सर्व्ड पाकिस्तान। इनकी रिहाइश कराची में भी, लाहौर में भी एंड सो ऑन। क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी, वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ MCC, और डिड अ फाइन जॉब एज चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड। इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट बोर्ड इसके इनके ज़माने में, शुरू में ये इतना इनको ये समझते थे कि ये विमेंस क्रिकेट यहाँ नहीं हो सकती, बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, मगर फिर बाद में ही फेल्ट के यहाँ हो सकती है। और आखिरी टर्म जो थी इनकी, उसके 2005 में यहाँ पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट शुरू हुई। अच्छा। हाँ, तो इनकी दिलचस्पी इसमें भी थी कि स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो गई, इसको किस तरीके से रिवाइव किया जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो खैर अब मेरा ताल्लुक़ इनके साथ ऐसे है कि जब ये फॉरेन सेक्रेटरी थे तो आई वाज इन जर्नलिज्म, आई स्टिल एम, बट उस वक्त प्रिंट जर्नलिज्म में थे। तो इनके पास फॉरेन ऑफिस में मुलाकातें होती थी फॉर डीप ब्रीफिंग,
और मैं हमेशा हैरान होता था कि कितने खुल के वो ब्रीफिंग करते थे और कहते थे कि कोर्ट ना करना मगर मैं अंदर की बात बता देता हूँ। अच्छा। तो विच इज़ वेरी रेयर, डिप्लोमेट्स कभी नहीं डिटेल में बताते, मगर ये अपनी कमज़ोरियाँ भी बता देते थे और अपनी मजबूतियाँ भी बता देते थे और दुश्मन की भी weaknesses and strengths. I used to be very impressed कि देखे he is so candid, मगर वो he was such a fine man कि वो फरेब तो उनके जहन में कभी होता है, झूठ तो वो बोलते हैं, तो वो कभी कभी डिप्लोमेटिकली कोई बात कर देते थे, मगर अदरवाइज वाज अ वेरी फाइन कल्चर्ड, बड़ी इज्जत थी इनकी डिप्लोमेटिक कैपिटल्स के अंदर। अच्छा, आइए मेरा जो तल्लुक़ रहा फिर वो पीसीबी के ज़माने में हुआ और मैं आपको वो उसके ज़माने की एक दो बातें बताता हूँ जिसकी कुछ इम्पैक्ट है डेवलपमेंट्स में। हुआ ये कि 2014 में एक फ़ैसला हुआ कि मैं चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा। और किसी और को लड़ाना पड़ेगा और उसके बाद जब उनकी टर्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं लड़ सकता हूँ। ये अदालत का एक फ़ैसला था। तो मैंने शेरियार साहब को कंसल्ट किया क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप भी थी। अच्छा। सैयद बाबर अली के ये बहुत करीब है दोस्त, तो वहाँ बहुत मुलाकातें होती रहती थी शेरियार साहब के साथ। तो शेरियार साहब को जब पता चला कि मेरा नाम आया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आइए। मुझे कहने लगे कि इसको ना नहीं करनी, तुमने ये लेना है ये। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहने लगे कि वहाँ फ्रेश थिंकिंग की ज़रूरत है और आप जैसे लोगों को होना चाहिए क्रिकेट में। तो मैंने कहा जी मैंने तो कोई फॉलो भी नहीं ज़्यादा किया, क्रिकेट तो बचपन में मैंने खेली भी थी और बड़ा पैशनेट था, मगर पिछले 8-10 साल से तो मैं फॉलो भी नहीं कर रहा बिकॉज आई बीन बिजी इन द मीडिया। उन्होंने कहा डजेंट मैटर, यू शुड टेक दिस पोजीशन। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा मियाँ, उनको हम मियाँ कहते थे, उनका नाम था मियाँ शेरियार। अच्छा, अच्छा। उनकी फैमिली भी उनको मियाँ कहती एज अ सोर्स ऑफ अफेक्शन, नॉट कि बड़े बड़े मियाँ ने, वो नहीं, मियाँ। तो मियाँ लाइक अ फादर, लाइक अब्बू। तो सब उनको मियाँ मियाँ करते। तो मैंने कहा मियाँ मगर फिर एक बात करें, विल यू कम विद मी? तो कहने लगे मैं तो अभी होके आया हूँ वहाँ से चेयरमैन, तो मैं कैसे आऊँगा? मैंने कहा वो अभी एक मैनेजमेंट कमेटी बन रही है तो उसमें तो आ जाए मेरे साथ, गाइड मी। तो कहने लगे अच्छा ओके आई विल गाइड यू, बट मैंने काम वाम नहीं करना, मैं तुम्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो पूछोगे बता दिएगा। तो पहली मैनेजमेंट कमेटी जो बनी उसमें वो आ गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जब 2014 में इलेक्शन हुए तो मेरे पे पाबंदी लग गई। तो उस वक़्त मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि फिर जी मुझे, मैं तो नहीं अब बन सकता, तो मुझे भेज दें पीसीबी में, तो कोई और भी बंदा दें जो कि चेयरमैन बन जाए जिसके साथ मैं काम कर सकूं। जब वो हटेंगे तो फिर मैं बन जाऊँगा। ठीक है। तो मियाँ साहब ने कहा तुम ही बताओ किसके साथ तुम काम कर सकते हो। तो मैंने फिर सोचा कि मियाँ साहब, मियाँ शेरियार साहब कोई कहते हैं कि आप चेयरमैन बन जाए, इतने नफीस आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं और मुझे गाइड भी करना चाहते हैं और 2 दफ़ा हो भी गए, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा ज़्यादा देर रहने को, तो मेरे लिए रास्ता भी बन जाएगा। ठीक है। तो मैंने फिर शेरियार साहब को रिक्वेस्ट की, वो लंदन में थे और मुझे उन्होंने कहा कि नजम अब तुम कह रहे हो तो मैं 6 माह के लिए आऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं आऊँगा, बिकॉज देखो यार आई एम नाउ 80, तो अब मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा। तो आप 6 माह के लिए आई कम एंड होल्ड ऑफ सीट, फिर 6 माह के बाद आप, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, आप इलेक्शन करवा के आप बन जाइएगा। अच्छा। मैंने कहा ओके। आ गए, इनका नाम आ गया, हम दोनों चले गए, इनको हमने इलेक्ट कर लिया। मगर फिर वो थोड़ा सा उनको पसंद आना शुरू हो गया स्टेइंग इन पीसीबी। तो वो 6 माह भी गुजर गए, साल हो गया। मुझे भी कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था बिकॉज इतना अच्छा रिलेशन, उन्होंने मुझे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बना दिया और वो सिर्फ क्रिकेट की चीज़ें देखते थे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर मुझे उन्होंने चेयरमैन PSL बना दिया। अच्छा, उन्होंने कहा तुम करो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मगर अब जो बात मैं करने वाला हूँ, मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात रहे, हमने 3 साल हम वो रहे, हम वो 6 महीने 3 साल बन गए, वो चले गए, 3 साल के बाद मैं आ गया 1 साल के लिए, फिर खान साहब आ गए, मैं रिज़ाइन करके घर आ गया। वो दिन है, आज का दिन है, बैठा हूँ यहाँ। अब आइए कि उसके दौरान मैंने क्या देखा, क्या ये नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे। नवाज शरीफ साहब ने इनको रिटायरमेंट के बाद भी एक असाइनमेंट में पेरिस भेज दिया। अच्छा। तो रिटायरमेंट के बाद भी ये फॉरेन ऑफिस में रहे क्योंकि बड़े नफीस शख्स थे और मियाँ साहब बड़े पसंद करते हैं ऐसे लोगों। तो एक दिन मैंने मियाँ को पूछा, मैंने कहा मियाँ आजकल आप फॉरेन ऑफिस के बड़े चक्कर लगा रहे हैं, क्या चक्कर है? अच्छा। वो पीसीबी चेयरमैन थे, पता लगा जी आज वो गए हुए इस्लामाबाद। अच्छा। वापस आए तो मैं मियाँ कहाँ गए हुए थे आप? वो मैं ज़रा फॉरेन ऑफिस गया हुआ था। मैं अच्छा क्या वो कुछ चल रहा है, वो ब्रीफिंग कुछ चल रही है, वो मुझे वो चाह रहे हैं मैं कुछ करूँ। तो मैंने कहा क्या? तो कहने लगे बताना ना किसी को, कुछ बैक चैनल इंडिया के साथ। अच्छा। कोई बैक चैनल में कोई। ओके। तो मैंने कहा मियाँ यू मस्ट टेक इट।
आपसे बेहतर कौन हो सकता है बैक चैनल। पहले भी एक्सपीरियंस रहा हुआ ये सिर्फ दौर में, नहीं वो पाक भारत सीरीज इन्होंने करवाई थी। तो मैंने कहा कि यार आप ले लें ये, अच्छा आप करें। कहने के बड़ा ट्रैवल शैवल करना पड़ेगा इधर उधर। मैंने कहा डजंट मैटर, आपको तो ट्रैवल पसंद है। खैर जनाब ये इन्होंने बैक चैनल शुरू कर दी। अब क्यों मैंने ये जिक्र किया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट जिस पे इनका एक रोल था। इनकी मुलाकातें बैक चैनल में इंडिया के एक बैक चैनल का जो उनके जो बैक चैनल के थे उनके साथ इनकी चल रही थी। अच्छा, बातचीत चल रही। वो जो साहब थे वो एक टाइम पे जो इंडिया के जो तरफ से बैक चैनल थी वो एक टाइम पे पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं इंडिया के। अच्छा, अब छोड़े नाम वहाँ लोग समझ जाएंगे। तो मियाँ एक दिन मुझे पता चला कि मियाँ चले गए दुबई। अच्छा, मैंने कहा ये दुबई क्या करने गए हैं? तो मैंने मियाँ को फ़ोन किया। मैंने कहा मियाँ आप क्या कर रहे हैं दुबई? कहेगा भाई वो कुछ थोड़ा बहुत बैक चैनल चल रहा है ना, तो खुफिया तौर पे मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरी मीटिंग है। मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं पूछता क्या, बिकॉज दैट्स। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फ़ोन आ गया फॉरेन ऑफिस से कि हम मियाँ शहरियार को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, कहाँ हैं वो? अच्छा, गायब हो गए। मैंने कहा भाई वो आपको नहीं पता, वो तो आप ही के किसी काम पे निकले हुए। उन्होंने कहा जी वो हमें पता है मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अच्छा, तो वो क्या था? वो क्या था? ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ट्रेड कंसेशन में इंडिया के साथ बहुत बड़ा एक तजारत का करने जा रहे थे। अच्छा, जो नेगेटिव लिस्ट है उसको ख़त्म करके पॉजिटिव लिस्ट बनने जा रही थी। ओके। खुर्रम दस्तगीर साहब तो थे, वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, सारा होमवर्क हो गया था। अच्छा। मोदी बाहर था उस वक्त और इलेक्शन अभी हुई नहीं थी। और शहरियार साहब 2014 की बात है ये। जी। तो उस वक्त क्या हुआ कि आखिरी वक्त पे नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि हम ये जो अग्रीमेंट है ये कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे, हमारा ख्याल है नरेंद्र मोदी जीतेगा, बीजेपी के साथ, और उसके बाद साथ ठीक है। और बीजेपी की तरफ से एक पैगाम आया था एक बिजनेसमैन के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि अभी तजारत की एग्रीमेंट इस गवर्नमेंट के साथ ना करें, ठीक है, मनमोहन सिंह के साथ मत करें, हम आ रहे हैं 3 महीने में, हमारे साथ करें, ठीक है। और शहरियार साहब दुबई गए हुए थे बात करने के लिए कि तैयार हैं, उठा दोनों मार देते हैं। उनको आखिरी वक्त पे फिर मुझे कहा गया कि आप उनको कहें, रोकें उनको, क्योंकि हम रीच आउट नहीं कर सकते। राइट। तो फिर मैंने फ़ोन करके मियाँ को कहा कि फॉरेन ऑफिस से ये आया है कि आप ये मीटिंग कैंसिल कर दें, कुछ नहीं करना, वापस आ जाएं। तो जब मैंने मियाँ को ये बात बताई तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई वो तो सारा हो गया है, अब आखिरी थी हमारी मीटिंग। मैंने कहा मियाँ भाग जाए वहाँ से, सीधे वापस आ जाए। वो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ गए कि आपने ये नहीं करना। तो ये सर्विसेज तो वो उस वक्त मियाँ वो छोड़ के वापस आ गए। और फिर वो तजारत जो थी वो नहीं हुई और शर्मिंदगी भी नहीं हुई। अगर वहाँ ओके हो जाता तो फिर प्रॉब्लम बन जाता। तो ये ही वाज अ डिप्लोमेट राइट टिल द एंड। कई महाजों पे थे वो, फॉर पाकिस्तान, वर्किंग फॉर पाकिस्तान। हक मगफिरत करें। आज के शो से हमें इजाज़त दें।